तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में, खास मुंबई से। आज थोड़ा सा लोकेशन चेंज है। हालांकि जिस जगह मैं बैठा हूँ, सुशांत सिंह राजपूत का घर जो है यहाँ से, वो मुश्किल से 2 मिनट की दूरी पे होगी। और मुझे कुछ लोगों ने बताया कि कई बार सुबह सुबह सुशांत सिंह राजपूत, हालांकि ये समंदर का किनारा है उनके घर के सामने, बाकी चारों तरफ काफ़ी गंदगी है, तो थोड़ा बहुत जो ठीक ठाक है वो यही इलाका है जो जहाँ पे इस वक्त मैं बैठा हुआ हूँ। तो मुझे लगा कि थोड़ा सा चेंज भी होना चाहिए, मूड भी चेंज होना चाहिए, माहौल भी चेंज होना चाहिए, लेकिन कहानी वही रहेगी। तो आज छठा दिन है और छठे दिन सीबीआई की तफ्तीश वैसे ही जारी रही। सबसे पहले अपडेट, सीबीआई की टीम ने आज सिद्धार्थ पिठानी, केशव, नीरज, दीपेश, ये जो 4 सबसे अहम चश्मदीद हैं जो सुशांत के घर पे रहते थे, उन लोगों से डीआरडीओ ऑफिस में लगातार फिर सुबह से पूछताछ शुरू कर दी। छठा दिन है। 6 दिन में से 5 दिन लगातार नीरज से पूछताछ हुई, 4 दिन सिद्धार्थ पिठानी से, 4 दिन दीपेश से, केशव का 2 दिन। तो अब सवाल है कि नीरज से सबसे ज़्यादा क्यों, नीरज को क्यों ग्रिल किया जा रहा है? शायद उसकी एक वजह यह है कि नीरज सबसे ज़्यादा करीब था घर के कामकाज में और बाकी चीज़ों में। और एक दूसरा ये भी हो सकता है कि वो काफ़ी सॉफ्ट टारगेट हो सकता है। मतलब जब इस तरह के इंट्रोगेशन होते हैं तो पहले सामने वाले को देखा जाता है कौन कितना बोल रहा है, कितना सच बोल रहा है, बोल भी नहीं रहा है सच। तो उनमें से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आसानी से टूट जाते हैं। तो शायद नीरज वो कैरेक्टर है जो ज़्यादा देर तक झूठ ना बोल पाए, और यही वजह है कि नीरज को लगातार सीबीआई ग्रिल कर रही है। आज जो हुआ, पहले नीरज, फिर सिद्धार्थ, फिर केशव, इन लोगों से सबसे अलग अलग पूछताछ की गई। फिर कई ऐसे पॉइंट्स आए जिसमें नीरज के बयान अलग थे, सिद्धार्थ के अलग थे, जबकि सब एक ही जगह की बात हो रही थी। फिर उनको एक साथ बिठाया गया, लेकिन जब बिठाया गया तो उन चारों में से ये कहा गया कि जिससे सवाल पूछा जाएगा वही जवाब देगा, दूसरा उस वक्त नहीं बोलेगा। तो अब ये पता नहीं कि अलग अलग सबने क्या जवाब दिए। फिर चारों को इकट्ठा बैठाया गया और उसके बाद फिर अलग अलग पूछताछ शुरू हुई। फिर जो भी उसमें अलग अलग स्टेटमेंट थे उनको मिलान कराया गया, लेकिन पूछताछ जारी है और अभी भी जारी है। रिया चक्रवर्ती से पूछताछ नहीं हुई अभी, और क्यों नहीं हुई ये मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन इस पूरे केस में एक दूसरा ही एंगल आ गया, एक दूसरा ही मोड़ आ गया है। कल रात से हुआ ये कि जब ईडी ने रिया चक्रवर्ती से पूछताछ की सुशांत के बैंक स्टेटमेंट, एटीएम से पैसे निकालने के, तो ईडी ने नोटिस किया कि कई बार एटीएम से 4-4 घंटे में एक ख़ास अमाउंट निकाले गए। बहुत ज़्यादा अमाउंट नहीं था वो, 20,000, 25,000, 30,000, लेकिन हर 4 घंटे बाद फिर कई दिनों तक लगातार। तो थोड़ा शक पैदा हुआ कि अगर पैसे हैं तो बैंक से आदमी निकाल कर रख सकता है, हर 4 घंटे में, 8 घंटे में बार बार तो कोई एटीएम जाता नहीं है। तो जब पूछा गया और रिया ने जो कुछ बताया, तब ईडी के कान खड़े हुए। इसके बाद फिर ईडी ने पूरी जांच की और लोगों से पूछताछ की, और जब बाकी लोगों से पूछताछ की तो एक नई खबर सामने आई, और ये खबर थी ड्रग्स की। पता चला कि ये जो पैसे 20-20 हज़ार, 25 हज़ार करके निकाले जाते थे, ये एक्चुअली ड्रग्स के लिए ख़रीदे जाते थे और ड्रग्स के लिए पैसे निकाले जाते थे। अब अचानक सुशांत की मौत का सच पता करने पहुंची सीबीआई, ईडी पैसे की जांच कर रही है। ये ड्रग्स कहाँ से आ गया? इस ड्रग्स को लेके मैं कभी लंबी बात करूंगा आपसे, अभी सिर्फ कहानी और फैक्ट्स की बात करता हूं। तो जब ईडी ने ये सारी चीज़ें देखी और ईडी ने फिर पूछताछ की और ऐसे जो लोग थे उनसे पूछताछ की, तो ईडी को लगा कि इस पूरे मामले में ड्रग्स भी इन्वॉल्व है। ईडी ने परसों एक लेटर लिखा एनसीबी को, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, राकेश अस्थाना जिसके डायरेक्टर हैं, जो सीबीआई में थे, गुजरात कैडर के आईपीएस अफसर हैं। तो उनको ये लिखा और उसको बताया कि हमारी अब तक के इंट्रोगेशन में इस पूरे मामले में ड्रग्स का भी रोल इम्पोर्टेंट दिख रहा है। अब चूंकि ईडी जो है वो सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल जो घोटाले हैं, घपले हैं, इकोनॉमिक ऑफेंस विंग जो है, उन चीज़ों की वो जांच करती है। जहाँ ड्रग्स आता है, ड्रग्स के लिए अलग एजेंसी है, और वो है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। तो एनसीबी को एक लेटर लिखा कि इस मामले में ड्रग्स इन्वॉल्व है, तो आप इसकी जांच कीजिए। एनसीबी को ये लेटर मिला। कल उनके डायरेक्टर राकेश अस्थाना
उन्होंने कंफर्म किया। उन्होंने कहा कि हमें ईडी से लेटर मिले हैं और कुछ चैट के स्क्रीनशॉट मिले हैं, कुछ चैट के टेक्स्ट मिले हैं व्हाट्सएप के। तो हम लोगों ने पूछा कि उसमें क्या है, तो वो चैट्स तो खैर अब सभी के पास हैं। कुछ चैट्स हैं जो रिया चक्रवर्ती ने, जिसमें रिया चक्रवर्ती खुद हैं, श्रुति मोदी जो सुशांत की मैनेजर हैं, एक चैट में वो भी हैं। इसके अलावा मैं एक इसलिए ढूंढ रहा हूं कि आपको एक चैट पढ़ के सुनाऊं जो एक दीपेश शाह करके है, उसका नाम है। इसके अलावा कुछ और कैरेक्टर हैं, उनके नाम हैं। और ये सारे चैट जनवरी के भी हैं, उससे पहले नवंबर दिसंबर के भी हैं। तो अब इन चैट से पूरा खुलासा ये होता है। और जो सबसे अहम बात है, जो ईडी ने लेटर लिखा नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को, उसमें लिखा कि सुशांत के आसपास रहने वाले लोग ड्रग्स लेते हैं और आप इसकी जांच कीजिए। अब इसमें 2-3 चीजें हैं। एक मैसेज है जो रिया को लिखा जा रहा है, और ये मिरांडा नाम का एक शख्स है, सुशी, वो रिया को लिखता है और उसमें लिखता है कि हाय रिया, द स्टफ इज ऑलमोस्ट ओवर। मतलब जो माल है वो खत्म हो गया। ये ड्रग्स की बात हो रही है। इस पे जवाब आता है कि शुड वी टेकन इट फ्रॉम शौविक्स फ्रेंड बट ही हैज जस्ट हैश एंड बट। मतलब गांजा और आप ये समझ लीजिए कि हशीश। और ये जो शौविक फ्रेंड्स है, ये शौविक रिया का भाई है। उसी तरीके से एक चैट में लिखा है, इन केस वी स्पीक अबाउट हार्ड ड्रग्स आई हैवंट डन टू मेनी। ये तो हो गए कुछ चैट। अब एक इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चैट है जिसको मैं आपको सुनाना चाहता हूँ, और ये पूरी चीज़ें जो है, इससे बहुत सारी चीज़ें आने वाले टाइम में भी इस मामले की जांच में आगे इसको बढ़ाएंगे। ड्रग्स के इस पूरे चैट के जो व्हाट्सएप चैट थे, जब ईडी से पूछताछ हुई, रिया चक्रवर्ती ने अपने मोबाइल से इसको डिलीट कर दिया था। लेकिन ईडी ने किसी तरह से उस डिलीट चैट को फिर से रिट्रीव किया और उसके बाद नारकोटिक्स कंट्रोल को भेजा, ब्यूरो को। ये एक चैट है जो रिया और श्रुति के बीच में है, और 19 जनवरी 2020, इसी 19 जनवरी 2020 यानी सुशांत की मौत से करीब 5 महीने पहले का ये चैट है। इस चैट में श्रुति लिखती हैं रिया को कि इन द मॉर्निंग टुडे ही वॉज क्राइंग एंड ही टोल्ड सिद्धू टू गो बैक होम। सिद्धू मीन्स सिद्धार्थ पिठानी। तो ये बता रही रिया को कि सुबह सुशांत रो रहा था और फिर उसने सिद्धू को कहा कि तुम अपने घर चले जाओ। ही इज सीकिंग हेल्प एंड ट्रीटमेंट टुडे। फिर लिखती है सी इफ ही हैज डिड DID। अब ये DID क्या है मुझे एग्जैक्ट पता नहीं, मैंने कहा किसी को पता करने के लिए कि ये कोई ड्रग्स है या कोई और चीज़ है। सी इफ ही हैज डिड लेट्स गेट कर्सी और डॉक्टर्स टू गेट करेक्ट मेडिसिन। He is like all of us have been taking such good care of him and giving him all medicines on time, etc. And he is still not healing. मतलब कुल मिला के ये कि उसको सारी चीज़ें दे रहे हैं, दवा दे रहे हैं, लेकिन फिर भी वो ठीक नहीं हो रहा। तो इसलिए उसका सही दवाएं और ये सारी चीज़ें देने की ज़रूरत है। रिया लिखती है इस पर कि he has to completely stop weed। अब वीड गांजा को कहते हैं, कि he has to completely stop weed and he said he quit it since yesterday। मतलब ये है कि इसमें कहा जा रहा है कि उससे कहो कि वो पूरी तरह से गांजा छोड़ दे, और उसने कहा कि कल से उसने नहीं लिए। He has gone off to sleep, I am leaving for the day। ये श्रुति ने लिखा है। मॉर्निंग 11 साहिल हैज़ टू गो टू आरोग्य निधि। ये 3-4 ऐसे व्हाट्सएप के चैट हैं जो पूरे इस मामले में ड्रग्स का खुलासा करते हैं। अब इससे निकल कर क्या है, असली कहानी क्या है? कहानी यह है कि ड्रग्स का इस्तेमाल होता था, और सवाल यह है कि इस्तेमाल कौन और कैसे किया करता था। इस चैट से ये पता चलता है। एक और चैट है, उसका ये है कि एक और ड्रग्स है, उसका नाम लेकर रिया ने कहा है कि इसको चाय या कॉफ़ी में इसके 3-4 बूंद डाल दो और उससे कहो लेने के लिए,
30-40 मिनट का बहना वेट करेगा, उसके बाद ये किक मारेगा। इस चैट से ये पता चलता है कि रिया को ड्रग्स के बारे में जानकारी बहुत है, और जिस तरीके से वो ड्रग्स मंगा रही, इसका मतलब है कि ड्रग्स के पैडलर, ड्रग्स सप्लायर, उनको भी वो जानती है। और इस पूरी चैट से एक जगह ये भी साबित होता है कि सुशांत की ड्रग्स के गिरफ्त में और उससे बाहर निकालने की भी बात हो रही है। ये सारे व्हाट्सएप चैट हैं जो इस वक्त अब दस्तावेज हो चुके हैं। अब यहाँ इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि क्या ये ड्रग्स सिर्फ लेने देने का धंधा था कि आप पीने के लिए ख़रीदते हैं, या फिर ये है कि रिया ड्रग्स के धंधे में इन्वॉल्व थी, क्योंकि एक जगह उसके भाई का नाम शौविक का भी आ रहा है। तो क्या ये लोग फिल्म स्टार और बाकी लोगों को ड्रग्स सप्लाई करते थे? क्या इनका कनेक्शन ड्रग्स माफिया से है? और तीसरी चीज़, जो सुशांत के पिता के वकील विकास सिंह ने आज कहा सुबह इसी ड्रग्स की कहानी के बाद, कि उन्होंने पहले एफआईआर में लिखा था कि सुशांत को ड्रग्स का ओवरडोज दिया जाता था, और वो ड्रग्स प्रिस्क्राइब ड्रग्स के बारे में बात कर रहे थे, मतलब मेडिसिन। और ओवरडोज देने का मतलब होता है आदमी की मानसिक संतुलन बिगड़ जाए। पर उन्होंने कहा कि अब इस चैट के सामने आने के बाद ये भी लगता है कि रिया चक्रवर्ती सुशांत को बैंड ड्रग्स, ये गांजा, हशीश, ये भी दे रही थी, ये उन्होंने कहा है, और ये क्रिमिनल केस है। तो अब यहाँ पे जांच 2-3 चीज़ों की होगी। नंबर 1, क्या ये ड्रग्स और रिया चक्रवर्ती का रिश्ता सिर्फ इतना खरीदने और बेचने का है, या रिया चक्रवर्ती ड्रग्स के धंधे में इन्वॉल्व थी, या रिया चक्रवर्ती का ड्रग्स के माफिया के साथ संबंध है, और क्या सुशांत, जिसके बारे में ये लिखा है कि उसे बोलो कि फ़ौरन बीड़ छोड़ दे, तो सुशांत खुद से बीड़ लेते थे, या फिर रिया ने ज़बरदस्ती उनको बीड़ दी, ड्रग्स की लत लगाई। इन सारी चीज़ों की जांच होगी। इनमें से आधी जांच नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो करेगी। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो सिर्फ ये करेगी कि इस ड्रग्स का चेन क्या है। रिया चक्रवर्ती सिर्फ एक बायर है, यूज़र है, लेती है, कंज्यूम करती है, या फिर वो धंधे में भी है कि ड्रग्स बेचने का धंधा। दूसरा जो है पार्ट, वो सीबीआई इन्वेस्टिगेट करेगी कि इस पूरे मामले में सुशांत अगर बीड़ लेता था तो क्या इसे रिया देती थी, रिया ने उसको लत लगाई, रिया ने उसको जबरन दिया। ये सारी चीज़ें अब इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा है। लेकिन अब बात शुरू कहाँ से हुई? सुशांत की मौत से। शुरुआत की मुंबई पुलिस ने कुछ जांच करके, जांच की नहीं उन्होंने, जिसकी वजह से ये हालत है। मुंबई पुलिस के बाद बिहार पुलिस कूदी, बिहार पुलिस के बाद ईडी आई, ईडी के बाद सीबीआई आई, सीबीआई के बाद साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी की बात आई, और अब एक और एजेंसी भी इसमें दाखिल हो गई है, नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो। मतलब एक साथ इस वक्त 3 एजेंसियां इस मामले की जांच कर रही हैं। ईडी सुशांत के पैसों के हेरफेर की, सीबीआई सुशांत के मौत के सच की, नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो सुशांत और उसके आसपास के रहने वाले लोगों के ड्रग्स के लिंक की, जिसमें ख़ास तौर पर रिया होंगी सबसे सामने। तो मामला कहाँ से शुरू हुआ और कहाँ तक जा रहा और कहाँ तक जाएगा, सच में इस वक्त कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि हर दिन कोई ना कोई नई चीज़ आ रही है इसमें। और ये जो ड्रग्स की बात है, इसको हल्के में इसलिए नहीं लिया जा सकता कि इसका एक पुख्ता सबूत है। ये व्हाट्सएप चैट हैं सारे, हालांकि डिलीट कर दिए गए थे, और किसी तरह से वो खैर ईडी ने उसको रिट्रीव कराया और निकाला है। और कहते हैं कि अभी इससे जुड़े हुए और कई राज हैं जो अभी धीरे धीरे सामने आएंगे। मुझे ये भी पता चला है कि कुछ मुंबई पुलिस के भी राज हैं, और मुंबई पुलिस भी इसको लीक करना शुरू करेगी। ईडी ने तो कर दिया, अब नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो से भी चीज़ें बाहर आएंगी। उधर सीबीआई लगातार 6 दिन से पूछताछ कर रही है, और रिया चक्रवर्ती की अभी बारी नहीं आई है। अब उसकी वजह क्या है? तो उसकी वजह, और हालांकि जिस दिन से सीबीआई यहाँ आई है 6 दिन हो गए, कहते हैं कि इंतज़ार बड़ा बुरा होता है। 6 दिन का इंतज़ार हो गया, सीबीआई सबको बुला रही है बार बार, रिया चक्रवर्ती को पूछ ही नहीं रही अभी। और ख़ास तौर पर जो 4 उनके सुशांत के घर के स्टाफ हैं, उन चारों से 6 दिन से पूछताछ हो रही है। तो रिया की उधर धड़कन भी बढ़ रही होगी कि पता नहीं वो चारों क्या बता रहे होंगे, क्या कुछ कह रहे होंगे। मेरी बारी आएगी तो पता नहीं मुझसे क्या पूछा जाएगा, पता नहीं ऐसे कोई सबूत हैं उनके पास, मैं फंस ना जाऊं। अगर चोर होगा मन में तो ज़्यादा डर रही होंगी। लेकिन अभी तक इंतज़ार हो रहा है। सीबीआई ने अब भी कोई हिंट नहीं दिया है कि रिया चक्रवर्ती से पूछताछ के लिए कब सम्मन भेजेंगे, बट भेजेंगे ज़रूर। उधर एनसीबी नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो से जब मेरी बात हुई तो उनका कहना हमें जल्दी नहीं है, क्योंकि सीबीआई ऑलरेडी मुंबई में है, वो पूछताछ करने के लिए गई है। रिया चक्रवर्ती से कभी से ही पूछताछ हो सकती है। तो हम सीबीआई के बाद भी
रिया चक्रवर्ती से ड्रग्स के मामले में पूछताछ कर सकते हैं। अब यहाँ कहानी में एक और भी मोड़ है। 3 एजेंसी हैं, तीनों सेंट्रल एजेंसी इस मामले की जांच कर रही है। नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो अभी नहीं आई, ईडी, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट और सीबीआई। जो मामले की जांच हो रही है, तीनों एजेंसी के पास पावर है गिरफ्तार करने का। अब मान लीजिए ईडी को अभी लगता है कि रिया ने सुशांत के पैसों के साथ हेरफेर किया है, तो ईडी रिया को फौरन अरेस्ट कर सकती है। अरेस्ट करने के बाद पहले ईडी की हिरासत में होंगी, ईडी की हिरासत पूरी होगी तो फिर जुडिशियल कस्टडी में जाना पड़ेगा, न्यायिक हिरासत में, यानी जेल। अब मान लीजिए कि ईडी ने अरेस्ट कर लिया, इतने में सीबीआई को पुख्ता सबूत मिल गया कि इस मामले में रिया गुनहगार है और एफआईआर सही है, तो अब सीबीआई को भी रिया चाहिए। तो सीबीआई अब कैसे रिया को गिरफ्तार करेगी? वो तो ऑलरेडी ईडी ने गिरफ्तार कर रखा है। तो अब सीबीआई को कोर्ट में जाना पड़ेगा और कहना पड़ेगा कि हमें भी रिया की तलाश है, हमें भी इस केस में वो अक्यूज्ड है, हमें सबूत मिले हैं, उससे पूछताछ करनी है, और तो इसलिए उसको हमारी कस्टडी में दीजिए। तो अब कोर्ट तय करेगा कि फिर ईडी से बाहर निकालकर सीबीआई की कस्टडी में दिया जाए। अब मान लीजिए कि कोर्ट ने दे दिया मंजूरी, सीबीआई की कस्टडी में चली गई रिया। अब सीबीआई अभी तफ्तीश कर ही रही है, इतने में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को सबूत मिल जाए कि रिया का कनेक्शन ड्रग्स के साथ जो है, और ड्रग्स माफिया के वो सीरियस क्राइम है, नॉन बेलेबल ऑफेंस है, उसमें उनको गिरफ्तार करके और तफ्तीश की ज़रूरत है और ड्रग्स वालों को पकड़ने की ज़रूरत है, तो उन्हें भी रिया की गिरफ्तारी चाहिए। तो अब ऐसे में एनसीबी यानी नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो क्या करेगा? तो वो भी कोर्ट जाएगा और कहेगा कि हमें रिया की ज़रूरत है। सीबीआई कहेगी वो तो हमारी कस्टडी में है। फिर कोर्ट फैसला करेगा कि क्या करना है। बहुत मुमकिन है कहे कि सीबीआई से कि आपकी पूछताछ पूरी हो गई है तो आप उनको सौंप दीजिए, तो फिर हो सकता है वहाँ जाए। तो ये मैं सारी चीज़ें, ऐसा नहीं कि यही होगा, लेकिन ये कानून के हिसाब से यही चीज़ें होंगी। मतलब कानून के हिसाब से अगर ईडी की जांच में रिया गुनहगार हैं तो वहाँ पे अरेस्टिंग है, सीबीआई है तो वहाँ पे अरेस्टिंग है, नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो है तो वहाँ पे अरेस्टिंग है। मतलब कुल मिलाकर अगर वाकई वो गुनहगार है तो 3 एजेंसियाँ एक तरह से आप मान के चलिए कि रिया को गिरफ्तार करने की ताक में बैठी है, और अगर नहीं है तो फिर कोई बात नहीं, फिर डरने की भी ज़रूरत नहीं है। तो ये है सारी चीज़ें। लेकिन कुल मिलाकर इस ड्रग्स के नई एंगल ने इस कहानी को थोड़ा सा मोड़ भी दिया है, और मुझे लगता है आने वाले दिनों में भी कहाँ से शुरू हुई थी कहानी सुशांत की मौत की और कहाँ जाएगी और क्या क्या अभी इसमें रूप देखने को मिलेंगे, वो कुछ कहा नहीं जा सकता। दुआ मेरी सिर्फ इतनी है कि इंसाफ हो, सच्चाई जल्दी सामने आए, और एक शख्स जो इस दुनिया में नहीं है उसके बारे में ऐसी चीज़ें, कोई ऐसी बातें ना हो जिससे भावनाओं को और इमोशन को ठेस पहुँचे, और जो सारे इल्ज़ाम, सारी चीज़ें हैं वो गलत साबित हो, और जो भी मौत का सच है वो सामने आए और जल्द से जल्द सामने आए। मैं सिर्फ किस्सा सुनाऊंगा आपको, और आज उसमें क्राइम तक में भी मैंने कहा दीपक को डालने के लिए। सुशांत सिंह राजपूत के घर के बाहर एक शख्स है जिसका नाम मैं भूल रहा हूँ, उसका वीडियो में नाम उसने बोला है, वो कचरा बीनता है, और मैं पिछले 5 दिनों से देख रहा हूँ वो अपने कंधे पे एक थैला लटकाए रहता है, हर वक्त नशे में है। बट 2-3 बार मेरा ध्यान गया कि वो बहुत अच्छी अंग्रेज़ी बोलता है, और कई बार गुजरते हुए सीबीआई और मुंबई पुलिस बोलता हुआ गया, मुझे समझ में नहीं आया क्या बोल रहा है। आज इत्तेफाक से थोड़ा सा वक्त था मेरे पास, तो वो गुजरा, मैं उसके पास गया, फिर मैंने पूछा कि आप क्या बोलते हैं सीबीआई, और क्या आपको क्या जानकारी है। उसने जो बोलना शुरू किया मैं हैरान रह गया। उसने कहा कि मुंबई पुलिस से जब जांच ले ली गई है, सीबीआई को दे दी गई है, तो फिर इंतज़ार क्यों करा रहे हो, क्यों तमाशा बना रहे हो, फटाफट बताओ, इंसाफ करो। फिर उसने कहा कि उसने मुझे बिस्किट खिलाया सुशांत ने, वो लड़का बहुत अच्छा, माँ बाप हैं उसके, अच्छा कैरियर है, पैसे थे, और वो कचरा बीनने वाला कह रहा है कि वो खुदकुशी नहीं कर सकता है, उसका मर्डर किया गया है। मैंने देखा कि इस आदमी को पहली नज़र में देख के कोई भी थोड़ा सा मतलब कंफ्यूज हो जाए कि एक पता नहीं इसका मानसिक संतुलन ठीक है कि नहीं। लेकिन जिस तरीके की बातें की, जिस तरीके की अंग्रेज़ी बोली, और जिस तरीके की कानून की जानकारी थी उसे कि मुंबई पुलिस से केस लेकर सीबीआई को दिया गया, सीबीआई क्या उसे पता है, कोर्ट क्या उसे पता है, मुंबई पुलिस क्या उसे पता है, मर्डर और सुसाइड में क्या फ़र्क है ये उसे पता है। तो फिर मैंने उसका पूरा वीडियो रिकॉर्ड किया, उसकी अपनी कहानी। बाद में मुझे हुआ कि फिर लाइव पे जाना पड़ा, वो छूट गया। पता चला कि वो कई सालों से मुंबई में आया था और एक सपना लेकर आया था मुंबई में फिल्मों में काम करने का। बहुत स्ट्रगल किया, सपना टूटा और उसकी जहनी हालत ख़राब हो गई, मानसिक संतुलन बिगड़ गया।
और अब वो यूं ही बांद्रा में जहाँ पे सुशांत का घर है उसी सड़क पे वो दिन में कई बार गुजरता है और ज़ोर ज़ोर से बोलता हुआ, कई बार हम लोग भी थे, मीडिया को भी वो गाली देते हुए जाता है, तमाशा करने आ गए, ये करने आ गए, वो करने आ गए। आज पहली बार मैंने उससे बात की तो कई बार लगा कि हमारे आसपास से जो लोग गुजरते हैं, जो कुछ कहते हैं, तो हम उनके बारे में पता नहीं क्या क्या सोचते हैं, लेकिन हकीकत में सच्चाई कुछ और होती है। और इसीलिए हमारे आसपास से जो भी गुजरे, हमें एक बार ध्यान से उसको देखना चाहिए कि वो है क्या, क्या कहना चाहता है। एक मैंने अब मोबाइल ये खोला कि कहानी अब ख़त्म करते हैं, क्योंकि चलो बाकी काम भी कर लूँ। उम्मीद है कि आपको आज थोड़ा बदला हुआ ये सब कुछ ठीक लगा होगा। श्वेता अभी श्रीनगर में गई हुई हैं, तो श्वेता से कल मेरी बात हो रही थी, व्हाट्सएप पे उन्होंने भेजा, राहुल सिंह सीआरपीएफ में है और ये गैलेंट्री विनर भी हैं। तो सीआरपीएफ में राहुल सिंह हैं। कल श्वेता से इनकी मुलाकात हुई श्रीनगर में, उन्होंने मैसेज भेजा, कहानियाँ बहुत सुनते हैं। तो पूरी क्राइम तक फैमिली की तरफ से राहुल सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत है, थैंक यू वेरी मच। सीआरपीएफ में, वो भी कश्मीर में आप पोस्टेड हैं, ड्यूटी दे रहे हैं। आपके जज्बे को, आपके इस हिम्मत को सलाम है, और आप जैसे लोगों की वजह से हम लोग अपने आप को महफूज और सुरक्षित महसूस करते हैं। तो राहुल भाई, थैंक यू वेरी मच आपके प्यार के लिए, आपकी मोहब्बत के लिए। कहानी में आज इतना ही मुंबई से। कल फिर हाजिर होंगे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।